बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो कौमी सानहात का जिक्र करना है। इसके अलावा जो इमरान खान की सूरत हाल है, जिसमें हमने ही एक दिलचस्प माजरा देखा कि मक्कार जादूगरनी झूठ बोलकर मज़ीद फंस गई और फिर इमरान खान पर एक और ज़्यादा ख़तरनाक मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन सबसे पहले ये जो शहरयार आफरीदी और एक ख़ातून को रिहा करने का जो हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सत्तार साहब ने, तो उस पर ये सवाल उठता है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब क्या मैसेज दे रहे हैं। वो इस मसले को सिविल लिबर्टीज़ के साथ जोड़ रहे हैं और उनके जो हामी है, जो मीडिया में जो उनके हामी हैं जस्टिस साहब के, वो बड़े डोंगरे बरसा रहे हैं कि इन्होंने शहरी आज़ादियों के लिए बहुत शानदार फैसले दिए हैं। क्या वो GHQ पर हमले को शहरी हकूक़ में शामिल समझते हैं? क्योंकि अफरीदी और रोशनदाना, इन दोनों के बारे में वीडियोज़ मौजूद हैं कि किस तरह इन्होंने ख़ास तौर पर शहरयार अफरीदी ने GHQ पर हमले के लिए एक जत्थे को ख़िताब किया और फिर वो जत्था उन्हीं की क़यादत में, दूसरे लोग भी थे क़यादत में, GHQ की तरफ रवाना हुए। तो अगर ऐसा ही है तो फिर उन्हें अपने तफसीली फ़ैसले में ये बात भी लिख डालनी चाहिए कि ये मसला शहरी आज़ादी में शामिल है, ताकि अगर किसी और का, मिसाल के तौर पर मेरा ही दिल करे, मेरे अंदर का कोई खन्नास जागे कि मैं जाकर GHQ पर हमला कर दूं, तो मैं वो हमला करने से पहले वो फ़ैसला अपने सीने पर लगा लूं कि जनाब, मुझे ये हक़ अदालत ने दिया है, आला अदालत ने दिया है कि मैं GHQ पर हमला कर सकता हूँ, मैं किसी भी फ़ौजी तनसीब पर हमला कर सकता हूँ, ये मेरा शहरी हक़ है। मेरे बुनियादी हकूक़ में ये बात शामिल है कि मैं GHQ या किसी फ़ौजी तनसीबात या किसी छावनी या किसी बैरक, यहाँ तक के बॉर्डर पर कायम फ़ौजी मोर्चों पर भी हमला कर सकता हूँ। मुझे ये इख्तियार शहरी हकूक़ के चार्टर ने दिया है और ये है वो चार्टर। ये एक दिलचस्प माजरा है। बहरहाल, एक इसके साथ ही अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसा कि मैंने 3-4 दिन पहले अपने एक व्लॉग में कहा था कि मर्दमशुमारी को चैलेंज करके पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की जा रही है, तो वो खैर से वो दरख्वास्त अब दायर हो गई है। मर्दमशुमारी को चैलेंज कर दिया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएं, और जबकि फ़ैसला वजूह और बड़ी नाजुक वजूह जिनकी तफसीलात से हम लोगों की निस्बत अदालतों के लोग ज़्यादा बाखबर हैं, इसको गैर कानूनी करार दिया जाए, कलअदम करार दिया जाए और फरवरी मार्च में इलेक्शन कराने से हुकूमत को रोका जाए। तो देखिए इसका क्या फ़ैसला आता है। यहाँ मैं सिर्फ एक फ़िक्र कहूँगा कि नंबर 1, जो 14 मई को इलेक्शन ही करा सके वो फरवरी मार्च की तारीख भी नहीं बदलवा सकते। और इसी फ़िक्रे का दूसरा हिस्सा ये है कि बुश्ती शमा की ये आखिरी लौ है, और इसी का फिर तीसरा हिस्सा ये है कि बहुत जल्द इन लोगों से निजात हासिल कर ली जाएगी जो इमरान खान के इश्क में वारफ्तगी की मंजिल से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो खैर, ये तो आगाज़ का फ़िक्रा था। और मक्कार जादूगरनी के मज़ीद फंसने और इमरान खान पर केस होने की ख़बरें आखिर में, लेकिन पहले 2 सानहात का जिक्र बड़ा ज़रूरी है। एक तो जड़ावाला में जो हादसा हुआ, वहाँ 4 चर्च जला दिए गए और बहुत सारे दर्जनों मसीहियों की घरों को नज़र आतिश कर दिया गया। ये सारा कारनामा टल पार्टी ने किया है। टल पार्टी कौन सी है आप समझ जाएंगे। इसके हरूफ तहज्जी पर गौर कीजिए, अंग्रेज़ी के हवाले से, अल्फ़ाबेट के हवाले से गौर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो कहा जा रहा है कि ये एक तौहीन कुरान के मज़मून पर ये सारे फसादात भड़के, और वो तौहीन कुरान का मज़मून जो था वो पादरी के, जो जड़ावाले का लॉर्ड पादरी है, उसके बेटे ने लिखी और उस तहरीर के साथ अपना फ़ोटो भी छापा। तो जिसके बाद ये फसादात शुरू हुए, तो मालूम ये हुआ है कि ये ख़त उस पादरी के बेटे ने नहीं लिखा बल्कि टल पार्टी के किसी रुकन ने लिखा। और फिर जितनी मस्जिदों से ऐलानात हुए इश्तिआल अंगेज़ कि उठो और हमला कर दो, उनके ख़तीब एक आध को छोड़कर सारे के सारे मौलवी जो थे उनका ताल्लुक़ टल पार्टी से था। सुबह से लेकर नमाज फजर के बाद से दोपहर तक जड़ावाला जलता रहा, पाकिस्तान का मजाक उड़ता रहा, दुनिया भर में इस वाक़े की तफसीलात शाया हुई, लेकिन रियासत जो थी वो कहीं नज़र नहीं आई। गोया कि हम ये कह सकते हैं कि कम से कम जड़ावाला की हद तक टल पार्टी ने
रियासत के पड़कते उड़ा दिए, रियासत की ईंट से ईंट बजा दी। और जिस एसी ने मसीही आबादी को बचाया था उसी के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये एक बड़ी अनोखी खबर है। नाज़रीन, ये वही टल पार्टी है जिसने पहले सियालकोट में एक श्रीलंकन इंजीनियर को कत्ल किया, झूठा इल्ज़ाम लगाकर। साफ साबित हो गया कि 100% झूठा इल्ज़ाम था। ये वही टल पार्टी है जिसका एक नामी ग्रामी रुकन, बल्कि उसे मैं मुकामी क़यादत का हिस्सा समझूंगा, जिसने कसूर में एक ज़ैनब नामी मासूम बच्ची को रेप करने के बाद कत्ल किया था और बाद में पता चला कि उसने और भी बहुत सारी बच्चियां इसी तरह मारी हैं। ये वही टल पार्टी है जिसे रियासत ने बनाया, माजी की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। और ये वही टल पार्टी है जो सैकड़ों अफराद को, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, आम शहरी भी शामिल हैं, मुसलमानों की उनमें अक्सरियत है और चंद एक गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, इनकी जानें ले चुकी है। ये टल पार्टी साबका इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी और अब साबक इस्टेब्लिशमेंट का ये विरसा इदारों में नई तब्दीली आने के बाद, कायाकल्प होने के बाद, तरजीहात और पॉलिसियों का रुख सही करने के बाद ये उनके लिए भी एक मुसीबत बनी हुई है। अब इससे निपटना ज़ाहिर है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये टल पार्टी के मौलवी जो है ये किसी भी शख्स को गुस्ताख करार देकर कत्ल करने का इस्तेहकाक रखते हैं और ये इस्तेहकाक इनको साबका रियासत ने, साबका इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और शुरू से लेकर आखिर तक जड़ावाला के वाक़े में टल पार्टी मुलव्वस है। और अब मज़े की बात है कि टल पार्टी के कुछ खड़पैंच सोशल मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं कि इस्लाम तो अमन का मज़हब है। इन लोगों का जिन्होंने ये चर्च जलाए हैं, ईसाइयों के घर जलाए हैं, हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल वही जैसा कि ज़ैनब का कातिल जो था वो ख़ुद मकतूला के जनाजे में शरीक होकर मुलज़म को गालियाँ देता रहा, अपने आप को यानी गालियाँ देता रहा और कहता रहा कि कैसा ये गैर इंसानी फ़ेल है, कातिल को तलाश करना चाहिए, कातिल को फांसी देनी चाहिए। कातिल की ये ख्वाहिश बहरहाल पूरी हो गई थी, ये आपको याद होगा। दूसरा सानेहार रानीपुर में पेश आया, जहाँ एक पीर ने, जो MP भी है, फयाज शाह के दामाद ने अपने पीर खाने में, पीर के घर के अंदर, यानी जिसको मुरीदैन ये समझते हैं कि ये तो पता नहीं मुक़द्दस जगह है, यहाँ आसमानों पर से अनवार बरसते हैं, फरिश्ते नाज़िल होते हैं, वहाँ एक गरीब मुरीद की, गरीब मज़दूर की 10 साला बच्ची को घर के बड़े कमरे में रेप का शिकार करने के बाद उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश जो थी वो बग़ैर पोस्टमार्टम कराए हुए कब्र में दफन कर दी। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन वो छूट जाएगा, आप यकीन कीजिए वो छूट जाएगा। रानीपुर का पीर जो है बड़ा बाअसर है और उसके हज़ारों मुरीद हैं। वो मुरीदैन की जो जहनीत है, सदियों से हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलमान पीरों के जो मुरीद हैं उनकी जहनीत ये होती है कि पीर जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। आप मकतूल बच्ची फ़ातिमा के घर वालों से जाकर पूछिए तो वो यही कहेंगे कि पीर साहब ने अगर उसे कत्ल किया है बिल जबर दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद, तो वो यकीनन वो उसको जन्नत में पहुंचाने का वसीला किया और उसकी बरक़ात हम पर भी जल्दी नाजिल होगी। किसी भी पीर को देख लिए, शाह महमूद कुरैशी से लेकर पीर अफरानीपुर तक पाकिस्तान में जितने भी पीर हैं उनका यही धंधा है। और अब मैं आपको यहाँ बता दूँ बड़ी माजरत के साथ कि शुमाली सिंध का एक बहुत बाअसर पीर, इस रानीपुर के पीर से भी वो बड़ा पीर है, उसको मीडिया पर भी बड़ी कवरेज मिलती है, उसको उलमाए दीन की तरफ से भी बड़ी तायद मिलती है। उसका धंधा है कि वो बच्चियों को अगवा करता है, उसका पूरा नेटवर्क है, कोई उसके नेटवर्क के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ना ही पाकिस्तान के किसी और इदारे का सरबराह उस पीर के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं करता। तो वो इन बच्चियों को अगवा करता है, फिर मीडिया को बुलाता है, उनके सामने उस बच्ची से कबूल इस्लाम कराता है, उसकी शादी, डमी शादी किसी भी आदमी से कर देता है। फिर बाद अज़ां वो बच्ची किसी वडेरे या सरमायादार या किसी बड़े अफसर, बहुत बड़े पुलिस अफसर, बहुत बड़े कमिश्नर या किसी स्मगलर या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर से मिलती है बिन ब्याही दुल्हन की शक्ल में। और वो ये धंधा कई बरसों से कर रहा है। तो अखबारात में इस पीर की इस्लामी खिदमात पर उसको बारहा खराज तहसीन में लिखे गए मज़ामीन आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े होंगे, और उलमाए दीन की तरफ से उसको शानदार सुपास पेश किया जाता है कि इस्लाम के फ़रोग़ में जितना किरदार इस पीर का है पूरे सूबे में और किसी का नहीं है। ये वो चीज़ है जो अंग्रेज़ यहाँ छोड़ कर गए थे।
अंग्रेज़ों से पहले ये चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं थी। उन्हें उनको गद्दियाँ अलाट की, इन्होंने उनको ज़मीनें अलाट की। हर पीर, हर गद्दी नशीन की हज़ारों एकड़ ज़मीन होती है। वो चाहें तो पेशावर औरतों को दर्जनों के हिसाब से ख़रीद सकते हैं, लेकिन फिर उनकी पीढ़ी कैसे साबित होगी अगर वो बच्चियों को ज़बरदस्ती अगवा नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती जुल्म का निशाना नहीं बनाएंगे, उनको उनके बेकफन लाशें पोस्टमार्टम के बगैर कब्रों में दफन नहीं करेंगे। ये मुलज़म पकड़ा गया है, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में छूट जाएगा, क्योंकि सिविल लिबर्टीज़ के नाम पर हमारे जज जो हैं वो आखिर किस काम के लिए अगर उन्होंने ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना। आपने देखा कि वो साकिब निसार का बेटा जो खुल्लम खुल्ला टिकट बेच रहा था 1.25 करोड़ रुपए में, हराम की कमाई, 100% कानूनी एतबार से रिश्वत की कमाई, नाजायज़ कमाई, उसके ख़िलाफ़ सिविल लिबर्टीज़ वालों ने स्टे आर्डर दे रखा है कि इसके ख़िलाफ़ आप तहकीकात कर ही नहीं सकते, बल्कि तहकीकात उनके ख़िलाफ़ होगी जो इसके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होगी। जिस तरह शहरयार अफरीदी जिसने GSQ पर हमला किया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और उनको तौहीन अदालत के नोटिस दे दिए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ फर्द जुर्म भी लगेगी। ये हाल है इस पाकिस्तान में। अब जो आदमी उठता है वो जनरल आसिम मुनीर से मुतालबा करता है कि ये ख़राबी भी दूर करो, ये ख़राबी भी दूर करो। भाई यहाँ तो एक सिलसिला कोहे हिमालय का एक सिलसिला है जो आसाम से लेकर मकबूजा कश्मीर तक फैला हुआ है। इतना बड़ा पहाड़ है और चौड़ाई में उसकी चौड़ाई के हर मुरब्बा किलोमीटर पर उसके सैकड़ों चोटियाँ हैं, सैकड़ों टॉप्स हैं जिनको कहते हैं। और इस पूरे सिलसिले में हिमालय में जो वहाँ से शुरू होता है मकबूजा कश्मीर के शिवालिक पहाड़ों तक फैला हुआ है, 1500 मील की लंबाई है, 100-150 मील की चौड़ाई है और इस चौड़ाई में लाखों चोटियाँ हैं। तो जनरल आसिम मुनीर किस किस चोटी को सर करेंगे? सियासतदानों को ये चोटियाँ सर करनी चाहिए, लेकिन सियासतदानों को जिक्र मैंने यहाँ जानबूझकर नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि सियासतदान खुद इस सिलसिला हिमालय का हिस्सा बन चुके हैं और अगर कुछ सियासतदान उठता है तो उसको फिर निशान इबरत बना दिया जाता रहा है। माजी में हमने देखा। यहाँ मुझे याद आया, मुझे एक शिकायत आई है कि एक पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि बलूचिस्तान का मसला किसी सियासतदान ने, किसी हुकूमत ने हल करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनको इजाज़त नहीं है। और अगर आसमा जहांगीर मरहूमा भी पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ तो बलोचों को हकूक़ वो भी नहीं दे सकती। तो इस पर शिकायत आई है कि नहीं जनाब, आप गलत कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा के पिछले दौर में, जिसके बाद उनको अकामा केस में नाअहल कर दिया गया था, इस दौर हुकूमत में उन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें की थी और बलूचिस्तान में अमन भी कायम हो गया था जब उन्होंने असम्बली के अंदर होने वाले एक मुआहदे के तहत बलोच कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक को वज़ीर आला बनाया था। तो उनके 2.5 साल में बलूचिस्तान अमन का गहवारा बन गया था, दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी। ये बात उनकी ठीक है, लेकिन मैं फिर अपनी बात पर इसके बावजूद इसरार करूँगा कि बलूचिस्तान को हकूक़ आसमा जहांगीर भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाती तो नहीं दिला सकती थी, क्योंकि मेरी जवाबी दलील यह है कि बलूचिस्तान में जो अमन कायम किया था इन्होंने, नवाज शरीफ को हटाने के लिए जो फ़र्द जुर्म तैयार की गई थी उसमें यह नुक्ता भी बड़ा था, ये जुर्म भी शामिल था। सर फ़हरिस्त जुर्म तो CPAC का था, राहील शरीफ को तोसी ना देने का था और भी कई जराइम थे। और उन जराइम में एक जो जुर्म था बड़ा, वो ये भी था कि उन्होंने बलूचिस्तान में अमन क्यों बहाल किया। बलूचिस्तान में अमन कौमी मफाद के बारे में नहीं खाता। ये मैं माजी के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ। अब तो उम्मीद हम कर सकते हैं, अगरचे अभी बलूचिस्तान में अच्छी ख़बरें आने का कोई माहौल नहीं है, कोई फ़ज़ा नहीं है। बलोचों से दिली बुग़्ज़ रखने वाला वायसराय वहाँ गज वज के हुकूमत चला रहा है और कोई ऐसे आसार पैदा नहीं हुए। लेकिन हम एक उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ कई शोबों में तब्दीली लाई गई है जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में और मस्बत तब्दीलियाँ लाई गई हैं, कई बड़े अच्छे इक़दाम किए गए हैं, तो वहाँ एक न एक दिन वो बलूचिस्तान की तरफ भी नज़र करेंगे और बलूचिस्तान को ये बताएंगे कि बलूचिस्तान वालों, तुम पाकिस्तान का एक सूबा हो, पाकिस्तान का एक हिस्सा हो, मकबूजा इलाका नहीं हो, समुंदर पार टेरिटरीज़ वो जो कहते हैं वो नहीं हो, हमारे वजूद का एक हिस्सा हो। तो इंशाअल्लाह वो ये काम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कोई शक्ल नज़र नहीं आती। नाज़रीन, जो मक्कार जादूगरनी है वो चोर तो है, वो मक्कार भी है, वो झूठी भी है। इसको तोशाखाना केस की वो JIT में पेशी को नोटिस मिला, इसको जाना पड़ा, पेश हुई, सवालात के जवाब दिए
और मज़े की बात ये हुई कि इसने जब उसको टेपें सुनाई गई, वो ऑडियो सुनवाई गई कि देखो तुमने ये जुल्फ़ी बुखारी से कहा है कि ये घड़ियाँ बेच दो, और वो अपने एक वो ज़िम्मेदार से जो बनी गाला में ये चोरी के माल को लाने ले जाने का ज़िम्मेदार था, उसको भी डांटा है कि तुमने इसकी तस्वीरें क्यों बनाई। तो जनाब वो जो जादूगरनी थी वो मुकर गई, उसने कहा कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है। यानी चोर भी है, मक्कार भी है, काला जादू भी करती है, साथ ही ढटाई से झूठ भी बोलती है। अब आप कह सकते हैं कि ये उसने डर के मारे झूठ बोला, क्योंकि उसको पता चल गया है कि बशरा मैंने कोई नहीं है, फंस जाना, यानी मेरी शामत तो आ गई है, तो मैं इसके अब मेरे पास कोई डिफेंस इसके सिवा है नहीं कि मैं मुकर जाऊं कि मैंने तो ये किया ही नहीं था काम। लेकिन इस झूठ के बाद वो बुरी इस तरह फंसी कि इसके बाद फिर जीआईटी ने फैसला किया कि इन दोनों ऑडियोज़ का, और अगर कोई और भी ऑडियो उनके पास है तो उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा, जिसमें ये ज़ाहिर साबित हो जाएगा कि ये इसी काली माई की आवाज़ है, इसी चोरनी की, इसी जादूगरनी की आवाज़ है। तो ये पीरनी बुरी तरह इसमें फंस गई है। दूसरे केस के जो दूसरे शवाहद हैं वो उसके ख़िलाफ़ मौजूद है। अब जब ये इस फॉरेंसिक में झूठी साबित हो जाएगी, और ये फॉरेंसिक जल्द हो जाएगा, हफ्तों में नहीं होगा, ये चंद दिनों में हो जाएगा, तो इसके मुंह पर झूठ की कालक भी सारी दुनिया देख लेगी। तो अपने डिफेंस में इसने जो हथकंडा अख्तियार किया, उसकी वजह से ये उसी तरह मज़ीद फंस गई। जिस तरह दलदल में गिरने वाला जब ज़ोर लगाता है उससे निकलने के लिए, तो वो मज़ीद धंस जाता है। दलदल में गिरने वाला अगर ज़ोर न लगाए तो कई दलदलें ऐसी होते हैं कि जिनमें वो आधा घंटा तक भी, यानी वो सतह के ऊपर कम से कम उसका सर तक रह सकता। इस दौरान कोई मदद आ जाए तो उसकी किस्मत, और अगर मदद ना आ जाए तो उसकी किस्मत। लेकिन अगर वो ज़ोर लगाएगा तो चंद मिनट के अंदर अंदर पूरे का पूरा उसमें धंस जाएगा और मर जाएगा। तो ये मक्कार जादूगरनी जो है, इसने सच नहीं बोला बल्कि झूठ बोलकर मज़ीद फंस गई। और यही हाल इमरान खान का भी हुआ, जो इस काली मक्कार जादूगरनी का शौहर है। इसने ये जो एक ख़त छपवा दिया अमेरिका में अपनी पीटीआई की हामी एक वेबसाइट पर, जिसे एक झूठा सहाफ़ी टीवी पर कह रहा था कि ये अमेरिका की मुमताज़ तरीन वेबसाइट है। भाई कब से मुमताज़ तरीन वेबसाइट है? इससे पहले तो इसका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, और अमेरिका में तो इसको आज भी कोई नहीं जानता। ये हम सिर्फ पाकिस्तानी जानते हैं, क्योंकि उसने पाकिस्तान के बारे में एक ये रिपोर्ट छापकर एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। उसमें मजमून छापने के बाद अब इमरान खान पर केस दायर हो गया है। साइफ़र का एक केस तो पहले से इस पर चल रहा है, नया केस FIA ने दहशतगर्दी की अदालत के विंग में ये दायर किया है कि ये साइफ़र गुमशुदगी का ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। साइफ़र की गुमशुदगी का जो केस है ना, ये साइफ़र के पिछले वाले केस से ज़्यादा ख़तरनाक है। 9 मई की बगावत और दहशतगर्दी के केस के बराबर, यानी जितना वो ख़तरनाक है उतना ही ये ख़तरनाक है। बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि ये बाज़ हवालों से उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इशू बनता है, जो बगावत के इशू से संगीनी में तो उतना ही है, लेकिन सज़ा के एतबार से उससे ज़्यादा है। क्योंकि बगावत में तो फिर भी 14 साल कैद है, ये उम्र कैद है। यहाँ इससे भी ज़्यादा सज़ा असूली तौर पर दी जा सकती है। अगरचे ये हम नहीं कह सकते कि कितनी सज़ा दी जाएगी, लेकिन सज़ा को अगर देखा जाए, हतमी सज़ा को, तो वो उस हवाले से ये 9 मई के केस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। नाज़रीन, आखिर में इमरान खान की सेहत के हवाले से इमरान खान के चेहरे पर और जिस्म पर कुछ अजीब व गरीब किस्म के दाने निकल आए हैं। अब ये ज़ाहिर है जो डॉक्टर हैं वही मुआयना करके बताएंगे कि ये क्या है। डॉक्टरों ने मुआयना कर भी लिया होगा, क्योंकि ये कल की खबर है। कल ये दाने नमूदार हुए थे, उसके बाद डॉक्टर गए होंगे, मुआयना भी किया होगा। लेकिन आम लोगों का जो अंदाज़ा है, और ज़ाहिर है आम लोगों की राय पेशा वराना नहीं होती, बल्कि वो तजर्बे की बुनियाद पर सुनी सुनाई बातों पर होती है। वो ये है कि वो नशे का जो मरीज़ है, अगर उसको नशा मतलूबा मकदार में ना मिले तो उसका जिस्म रिएक्ट करता है। और बाज़ का कहना है कि ये शदीद गर्मी की वजह से ये अजीबो गरीब दाने निकल सकते हैं, बदबूदार दाने, उनके अंदर से बदबू आ रही है। ये इस तरह की खबर है। तो गर्मी वाली बात भी मुमकिन है, लेकिन गर्मी की वजह से दाने इसलिए नहीं निकल सकते कि कूलर में ठंडा पानी होता है, एयर कूलर जो होता है उसमें पानी डालते हैं, तो वो पानी की वजह से पंखे की जो हवा है वो जिस्म को खुश्क गर्मी का शिकार होने से बचाती है। और ये दाने खुश्क गर्मी से निकलते हैं, मरतूब गर्मी से नहीं निकलते।
तो इसका मतलब ये है कि गर्मी वाली बात में तो ज़्यादा वज़न नहीं है। नशे वाली बात दुरुस्त लगती है, क्योंकि अगरचे डॉक्टर उसे नशे वाली दवा दे रहे हैं जिसमें कुछ परसेंट नशा है और कुछ परसेंट दवा है, ताकि ये डोज़ की जो तादाद है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ कम हो। यानी अगर दिन में इसको 10 बार कोकेन की ज़रूरत पड़ती है तो इस दवा के इस्तेमाल से उसकी तलब कम होकर 7-6 पर आ जाए। तो वो नशा दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है और लगता है कि वो जो डॉक्टर दवा दे रहे हैं वो नशे की ज़रूरत पूरी करने से कुछ कम है। हो सकता है कि डॉक्टर वो नशा और दवा जो है उसकी मिकदार बढ़ाने का फ़ैसला करें। और उसके दानों से बदबू आ रही है, इसकी बड़बड़ाहट में भी इजाफा हो गया। अब ये पहले से ज़्यादा खुद कलामी करता है, ऐसे बैठा बैठा या लेटा लेटा वो बोलना शुरू कर देता है। कोई बात, कोई फ़िक्रा बामाने होता है, कोई फ़िक्रा बेमाने होता है, लेकिन ये बोलना शुरू कर देता है। और साथ में ये दानों वाली जो बीमारी है ये एक मिस्टीरियस बीमारी है, और ऐसा ख्याल तो नहीं है कि ये कोई ख़तरनाक यानी जानलेवा बीमारी हो सकती है, लेकिन परेशान कुन बीमारी ज़रूर हो सकती है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर हाज़िर होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।